अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स पेनसियंस। हम इसका एसेस का इंग्लिश एसे का CSS PMS के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा देख रहे थे। उसे आज हम कंप्लीट करते हैं और फिर एसे के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो अब आप ये देखो कि 2019 में जो एसेस आए थे उनके टॉपिक में ये एक्सट्रैक्शन की हुई है मैंने टॉपिक्स की कि एक्सट्रीमिज्म, इकोनॉमी, फेमिनिज्म, डेमोक्रेसी, आईटी और एजुकेशन, ये डोमेन्स हैं। ठीक है ना। ऐसे की ये डोमेन्स हैं। डोमेन से मुराद होती है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें से डिफरेंट टॉपिक्स निकाल निकाल के आपको देते हैं। जैसे एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक डोमेन है। फिर वो जब इसमें से टॉपिक बनाएंगे तो आपको कहेंगे कि एक्सट्रीमिज्म का जो इम्पैक्ट है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की लेडीज पे क्या है। अब ये इस डोमेन में से एक टॉपिक बनाया। अच्छा, आप मुझे बताओ कि स्क्रीन शेयर हो रही है सबसे? ठीक है। फरीहा कह रही हैं मेरे पास स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। आप फिर रीजॉइन करो बेटे। जिनको आवाज में इशू आ रहा है वो भी रीजॉइन करें, और जिनको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही वो भी रीजॉइन करें। अच्छा, इसी तरीके से अब डेमोक्रेसी जो है ये एक डोमेन है, ये एक फील्ड है, और इसमें से डिफरेंट टॉपिक्स वो निकाल के आपको देंगे। जैसे सेवंथ टॉपिक उन्होंने यहां पर निकाला है, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। फिर उन्होंने एक टॉपिक इसमें से निकाला था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से एजुकेशन। अब एजुकेशन एक डोमेन है, और इसमें से जो उन्होंने टॉपिक निकाला है वो क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन है। तो हम इस वक्त जल्दी से बात कर लेते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स की डोमेन्स कौन कौन सी हैं, और रिपीट देखें कैसे होती हैं। अब 2018 में एजुकेशन की डोमेन में फिर एक ऐसे आया था, ये देखो। और वो था हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमिडीज। फिर इकोनॉमी की डोमेन से एक टॉपिक आया था, वो था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग डोमेन के ऊपर ये एट्थ ऐसे आया था 2018 में, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट। और डेमोक्रेसी पे फिर आया था। यानी ये देखो कि 2019 में भी डेमोक्रेसी और इकोनॉमी और एजुकेशन, और 2018 में भी यही। ये देखिए, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स।
ठीक। इस तरीके से 2017 को अगर हम देखें तो फिर इकोनॉमी और फेमिनिज्म पे ये देखिए फिर एसेज आए हुए हैं। जैसे कि टॉपिक नंबर 5 देखिए, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये एक्सपोजिटरी ऐसे है या आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या ये नैरेटिव ऐसे है बेसिकली, या इनका कुछ मिक्सचर है। फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। मैं आपके माइक्स खोलता हूं, ठहरो। यानी पहले हम ये फैसला कर रहे हैं अब। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं आप लोगों के माइक्स खोलता हूं। ये अली बाही कौन है बेटे, अली बाही? जी, बताओ जी। सर ये एक्सपोजिटरी भी हो सकता है और आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है सर। हाँ जी, ये इन दोनों का मिक्सचर ही है। तो कलर्स तो हर ऐसे में तकरीबन हर डिस्कोर्स के होते हैं। नरेशन भी होती है, आर्गुमेंटेशन भी होती है। लेकिन मेरी नजर में ये बुनियादी तौर पे आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। एक्सपोजिशन तो हम करते ही हैं अपने स्टांस को, लेकिन अगर नरेशन इसमें ना भी हो या बहुत कम हो या ना होने के बराबर हो, तो आर्गुमेंट्स तो इसमें होंगे, रिपोर्ट्स का तो इसमें जिक्र किया जाएगा। सर इसमें पर्सनली आर्गुमेंट्स और एनालिसिस भी तो ऐड होगा ना? फरीहा, वो तो हर ऐसे में होता है। जी सर। अच्छा जी। अब उसके बाद 2016 में अगर हम देखें तो फिर इकोनॉमी, अब देखें कि 3-4 साल से इकोनॉमी पे बात हो ही रही है। जैसे कि ये देखें, प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। फिर आप ये देखें कि जेंडर पे बात हो ही रही है। और 7th ऐसे यहां पर देखें कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। और बस आखिरी ये डिस्कस करूं, फिर ये देखिए कि फिर 2015 में भी इकोनॉमी पे, इकोनॉमी की डोमेन से टॉपिक्स आए हैं और टेररिज्म की डोमेन से टॉपिक्स आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स हैं कि जिसके ऊपर बात करनी होती है और उसके ऊपर फैक्चुअल एसेज आते हैं। लेकिन फिलोसॉफिकल लिटरेरी एसेज भी मौजूद हैं। जैसे कि 2013 का 6th ऐसे देखे, इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू।
और 2014 का एक ऐसे देखें, कैन मीनिंग बी फिक्स्ड, और 2014 का एक और ऐसे देखें, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। अब ये प्योर आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं। ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। अच्छा, फिर लुक टू द ईस्ट फॉर द होलिस्टिक प्रोग्रेस। ये देखिए, ये भी प्योरली आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। तो टॉपिक्स के ऊपर मैं अपने कमेंट्स दूंगा बाद में। तो फिलहाल एक स्टैटिस्टिकल डाटा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कुछ सर्टेन डोमेन्स ऐसी हैं कि जिनके ऊपर ऐसे आना है। तो लिहाजा ये कुछ ऐसी डोमेन्स हैं कि जिसको आपने तैयार करना ही करना है, जैसे कि ये 11 डोमेन्स। इनका डाटा कलेक्शन होना चाहिए आपके पास, जैसे कि एजुकेशन, विमेन या जेंडर, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, सीपैक, मीडिया, गुड गवर्नेंस, वाटर क्राइसिस, कश्मीर इशू, डिजिटलाइजेशन और पेंडेमिक्स। ये 12 डोमेन्स हैं जो कि मैं कहता हूं बच्चों को कि ये तैयार करो, और ये सारी इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होती हैं। एजुकेशन के बारे में बात करोगे तो कश्मीर इशू के बारे में भी बात हो सकती है। पेंडेमिक्स की बात करोगे तो इकोनॉमी की भी बात हो सकती है। डिजिटलाइजेशन की बात करोगे तो वुमेन और जेंडर पे भी बात हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करोगे तो मीडिया पे बात हो सकती है। सीपैक पे बात करोगे तो गुड गवर्नेंस पे बात हो सकती है। सो ऑलमोस्ट ऑल these topics are interdependent and interrelated. अब देखें आगे, ये और स्टैटिस्टिकल डाटा लिया हुआ है मैंने कि एजुकेशन का जो ऐसे है फैक्चुअल ऐसे है, और 80% अब तक आया है एग्जाम्स में। फिर आपने जो चीजें प्रिपेयर करनी है एजुकेशन के बारे में, वो है क्या, कौन कौन सी चीजें, ये एरियाज मैंने यहां पर साथ लिख दी हैं। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे बात करो, एजुकेशन के पर्पस पे बात करो। बल्कि ये वो तरीकाकार है बेटे जिसको अपना लिया जाए तो मतलब तकरीबन हर ऐसे की मेन चीजें तैयार हो जाती हैं। अगर हम किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस पे बात होगी। अगर किसी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे बात कर रहे हैं तो उसके उसके हॉरर्स पे बात होगी। इन दो चीजों को समझो पहले। लाइफ के किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो उसकी सिग्निफिकेंस को तैयार करो, जैसे एजुकेशन की सिग्निफिकेंस, इकोनॉमी की। और अगर हम ह्यूमंस के किसी नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपके पास चीजें पहले से ही तैयार होनी चाहिए, जैसे हॉरर्स ऑफ वॉर पे, हॉरर्स ऑफ टेररिज्म पे, हॉरर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म पे, हॉरर्स ऑफ नेशनलिज्म पे, हॉरर्स ऑफ बर्थरिज्म पे। तो लिहाजा अपने जहन में ये दो अलग-अलग सी डोमेन बना लें। मिसाल के तौर पे एजुकेशन की सिग्निफिकेंस के बारे में मेरे पास ढेर सारा डाटा तैयार होना चाहिए, एग्जाम में आए या ना आए। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी कितनी ज्यादा अहम होती है उस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, इस पे मुझे डाटा तैयार होना चाहिए। टेररिज्म ने अब तक क्या तबाही मचाई है और क्या तबाही मचा सकता है इफ इट इज नॉट प्रॉपरली डेल्ट विद, तो वो डाटा तैयार होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से थ्रेट है, कम अज कम ये डाटा तैयार होना चाहिए।
और जैसे मैं आपको कल परसों से मैं बताता चला आ रहा हूं कि जो सीएसएस का ऐसे होता है, पीएमएस सीएसएस का, उसमें दो ही तो चीजें होती हैं, एक डेटा और दूसरा उस पे आपके कमेंट्स। डेटा जो कि आप रेडी रखो, ये आपके वेपन्स हैं, और उसके ऊपर आपके कमेंट्स, ये आपकी टेक्निक है। इसी तरीके से सी पैक के ऊपर कम से कम इसके जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं वो तो हमें पता होने चाहिए ना, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं सी पैक के, उनको क्या क्या फायदे मिलने हैं। मैं एक कम से कम बात बता रहा हूं, मीडिया की कम से कम सिग्निफिकेंस तो हमें पता होनी चाहिए ना, कि एक फोर्थ पिलर कहते हैं इसको, और किस तरह ये एक कलेक्टिव साइकोलॉजी पर असरअंदाज होता है मीडिया। कम से कम इसका गुड गवर्नेंस है, उसके बाद कम से कम गुड गवर्नेंस के बेनिफिट तो पता होने चाहिए ना। वाटर क्राइसिस जो है उसके हॉरर्स जो हैं आने वाले, वो तो पता होने चाहिए ना। तो ये सारी मेरी तकरीर करने का मकसद ये है कि डोमेन को देख के खुद पहचाना करो कि सिग्निफिकेंस रेडी करनी है कम अज कम, या हॉरर रेडी करने हैं। अच्छा, ये मैं नोट्स आप लोगों से शेयर करूंगा आज, ये जो स्टैट्स मैंने दिए हुए हैं। तो एजुकेशन के ऊपर मेरी हम्बल ओपिनियन में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस सबसे पहले तैयार होनी चाहिए, फिर पर्पस, फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, फिर रीजन ऑफ एजुकेशनल क्राइसिस, फिर सजेशन टू इम्प्रूव एजुकेशनल सिस्टम, फिर ट्रेसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान, फिर एजुकेशन मॉडल, कोई फॉरेन मॉडल भी तैयार होने चाहिए, एक दो। तो एजुकेशन के बारे में ये 7 डोमेन्स, ये डोमेन्स के 7 स्लाइसेस अगर तैयार होते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है किसी भी किस्म के ऐसे को हैंडल करने के लिए। और मैं बड़ा साफ और बड़ा क्लियरली बच्चों को कहता होता हूं कि ऐसे जो है बिल्कुल क्रिएटिविटी का नाम है, क्रिएटिविटी का नाम ही है, लेकिन आप क्रिएटिविटी तभी करते हो ना बेटे जब फैक्ट्स पता हो आपको। तो इमेजिन आप तभी करते हो ना जब फैक्चुअल डेटा आपके पास मौजूद हो। तो ठीक है, तो जिस चीज के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नहीं पता, तो उसके ऊपर क्या लिखोगे खुद से, या कितना लिख लोगे खुद से। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए इंटरनल क्रिएटिविटी को जगाने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से विमेन और जेंडर के ऊपर मैं अक्सर बच्चों को कहता होता हूं कि फेमिनिज्म है क्या, और 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, और रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी। तो फेमिनिज्म है क्या, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये जो मीडिया दिखाता है वो नहीं, जो जेंडर स्टडीज जिन्होंने एज अ सब्जेक्ट पढ़ी है उनको पता है कि ये फेमिनिज्म क्या चीज है, स्टार्ट कैसे हुआ था, अमेरिका में इसका स्टार्ट था, ये एक रिएक्शन का नाम है, इसकी कुछ वेव्स आई हैं, ग्रेजुअली इसने इस कॉन्सेप्ट ने डेवलप किया है। इज्म है ना फेमिनिज्म, यानी कि सेट ऑफ थीरीज है। अब इसकी शक्ल बिगड़ी तो क्या हुआ है, ईस्ट में कैसा है, वेस्ट में कैसा है, इसके साथ सेकुलर थॉट जुड़ी तो फेमिनिज्म ने कौन सा एक नई शेप अपनाई है। तो ये जेंडर जो स्टडीज पढ़ते हैं उन बच्चों के बातें पता होती हैं, लेकिन आपको भी इसके ट्रेसेस तो पता होने चाहिए ना। फिर आपको कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट्स पता होने चाहिए जहां औरत पे जुल्म हुआ है, जहां परसिक्यूशन हुए हैं, और वो रेडी इंस्टेंसेस तैयार होने चाहिए। यानी ये डोमेन्स आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके मुताबिक खबरें इकट्ठी करते रहो आप। डॉन तुम लोग पढ़ो, लाजमी पढ़ते हैं बच्चे। डॉन नहीं पढ़ते तो खबरें जो हॉट इश्यूज होते हैं उनकी तो कटिंग्स अपने पास रखो ना। 6th जो है, हाउ वुमेन शुड बी ट्रीटेड इन सोसाइटी, इसके बारे में डिफरेंट रिलीजन्स क्या कहते हैं, इसके बारे में ओल्ड और न्यू जो सिविलाइजेशंस हैं उसके ट्रेसेस क्या कहते हैं, यूएनओ का मैनिफेस्टो क्या है वुमेन राइट्स के बारे में, और फिर औरत किस तरह से आज, हाँ जी, औरत किस तरह से आज
एक्सेल कर रही है ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में। तो ये वो चीजें हैं, ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो आपको रेडी होने चाहिए। आप फिर देखिए इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है ये फैक्चुअल ऐसे है, स्टैट इसका 95% है, 2019, 18, 17, 16, 15 में मुसलसल आ रहा है, 2021, 22 के अंदर भी आया है, 2021 के अंदर भी आया है। तो अब अगर हम इकोनॉमी पे बात करते हैं तो ये देखो पहला क्या एस्पेक्ट है, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर अ कंट्री। एक मुल्क के लिए जो मुआशी खुशहाली होती है उसकी अहमियत क्या है, तो ये तो तैयार होना चाहिए ना। हाँ जी, जरीन बिल्कुल ऐसे है। और जरीन कह रही हैं कि कल वाले न्यूज़पेपर में विमेन मूवमेंट पे भी डिटेल से ऐसे आया था। डॉन की बात कर रही हो आप? अच्छा जी। फिर इकोनॉमी पे बात कर रहा हूं तो इकोनॉमिक सॉलिडारिटी क्यों किसी मुल्क के लिए अहमियत रखती है, तो बेटे ये वो चीजें हैं जो कि आपको तैयार होनी चाहिए। ये मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स भेज दूंगा कि यानी टेररिज्म के ऊपर मैं क्या समझता हूं कि टेररिज्म के बारे में क्या बच्चे को पहले से तैयार होना चाहिए, ये ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या रेडी होना चाहिए बच्चे को, तो ये आपको मैं भेज देता हूं। ये वैसे आप लोगों को एक आपके ऐसे को एक स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन अगर नहीं टाइम तो वो जो पहले वाले 10 पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो तो कम अज कम तैयार होने चाहिए ना आपको। अब उन 10 वो फाउंडेशन है, उसको तैयार करने के बाद फिर मैं ये 10 लाजमी बताता हूं ताकि एक फीस्ट ऐड हो आपके ऐसे में, जैसे कि करप्शन के इंस्टेंसेस और करप्शन एज अ कल्चर। ये इसके बारे में जो थीरीज आ रही हैं न्यू, ये पता होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी ही एक डिबेटेबल रही है हमेशा से, और इंटरनेशनल लेवल पे भी, और हर मौजूदा हुकूमत जाने वाली हुकूमत के ऊपर बड़े शदीद इल्ज़ामात लगाती रही है। तो हमारे जो रिलेशनशिप हैं नेबर से और सुपर पावर से, वो आपको तैयार होने चाहिए, और वो आप करंट अफेयर पाक अफेयर में भी पढ़ते हो, तो उसको एक ऐसे के नुक्ता नज़र से भी तैयार करो। यानी वो मेजर मेजर इंसिडेंट्स और मेजर मेजर इवेंट्स आपको पता होने चाहिए जहां हमारी फॉरेन पॉलिसी ने थ्राइव किया और जहां हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकी। जिस तरह के हमारे पिछले वजीर आजम ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग तकरीर की थी जाके यूएनओ की जनरल असेंबली में, और हमारे इस प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की तकरीर की है, मतलब दे वॉइस्ड द फीलिंग्स एंड इश्यूज ऑफ कश्मीरीज। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर मैं कहता होता हूं कि ये एक सप्लीमेंट भी जरूर तैयार होना चाहिए कि ये मॉडर्नाइजेशन है क्या, इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, और एक मॉडर्न मैन को इश्यूज कौन कौन से आए हैं। यानी मॉडर्न मैन की अचीवमेंट क्या है और मॉडर्न मैन के जो लॉसेस हुए हैं वो क्या है। अचीवमेंट में सारी मादी तरक्की आती है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल तरक्की, और मॉडर्न मैन को जो लॉस हुआ है वो उस इंटरनल पीस का लॉस है, वो साइकोलॉजिकल डिलेमा का शिकार है आज, वो लैक ऑफ रिस्पेक्ट का शिकार है, लोनलीनेस का शिकार है। तो apparently we are connected with the entire world through internet, लेकिन मैंने नोट किया है मेरे बड़े करीबी दोस्तों की डेथ हुई पिछले दिनों, जो कि बड़े अच्छे एक सेलिब्रिटी भी थे मेरे इलाके के, हमारे मुल्तान के, लेकिन मीडिया, हाँ बिल्कुल रिलेशनल इंटीमेसी नहीं रही,
लेकिन मीडिया ने उनको एक हफ्ते से ज्यादा याद नहीं किया। फिर कुछ हमारी नेशनल सेलिब्रिटीज, उनकी डेथ हुई तो उन्होंने भी मरते मरते एक आह भरी, जो कि एक मॉडर्न मैन की जो महरूमियां हैं, द डेप्रिवेशंस ऑफ मॉडर्न मैन, उसको जाहिर करती थी। जैसे कि क्या नाम है, तारिक अजीज साहब की डेथ हुई तो उनके जो आखिरी आखिरी ट्वीट्स थे उसके अंदर भी लोनलीनेस का इजहार था। तो मॉडर्न मैन के ऊपर मैं चाहता हूं कि बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। मॉडर्न मैन के लिए कॉन्सेप्ट क्या है हैप्पीनेस और सैडनेस का, या सक्सेस और फेलियर का। फिर मैं ये चाहता होता हूं कि यूएनओ की स्टडी जो है ना वो आपकी होनी चाहिए, यूएनओ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनके उनके चार्टर्स। जब आपको यूएनओ का ओरिजिनल चार्टर पता होगा ना, तो आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकोगे यूएनओ का जो मोटो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का वो क्या है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि ये जो ब्लू हेलमेट्स हैं, ये जो पीस कीपर्स हैं यूएनओ के, ये बहुत बाद में, और ये सबसे बड़ी आर्मी है दुनिया की, जो जिनको ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है और पीस कीपर्स भी कहा जाता है, यूएनओ पीस कीपर्स। लेकिन जब हम उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो हर दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होने के बावजूद वो मसाइल हल नहीं कर सके। यानी कोई एक टेररिज्म के खिलाफ या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के खिलाफ या बाज़ों का सिविल वॉर्स के खिलाफ इन्होंने सोचा यूएनओ वालों ने कि हमारी अपनी आर्मी होनी चाहिए, और डिप्लॉय करते रहे। फिर मुख्तलिफ लोगों से उस आर्मी में लोग फौजी हमारे पाकिस्तान के भी जाते हैं और तकरीबन हर मुल्क से आते हैं, लेकिन उनको वो रुकावटें सामने आई, जैसे वहाँ की लोकल जो बॉडी है वो उनका साथ नहीं देती रही, और टेम्पररी वहाँ के इश्यूज को वो सॉल्व करते रहे। और फिर जो कमान उनको करता रहा वो न्यूयॉर्क करता रहा, तो उनको जो ऑर्डर्स मिलते रहे वो कई लेयर्स के अंदर मिलते रहे ऑर्डर्स। सो दे कुड नॉट एंड दे कुड नॉट परफॉर्म वेल। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। फिर यूएनओ ने कुकी कटर थ्योरी अपनाई कि जैसे एक मुल्क में अगर उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है तो दूसरे मुल्क में भी वही अप्रोच जाकर उन्होंने अप्लाई कर दी। सो दिस डज नॉट हैपन थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब ये जो ब्रिटिश एम्पायर है इसके जवाल की भी वजह यही थी कि उन्होंने समझा कि ब्रिटिश रूल जो है वो कोई यूनिवर्सल रूल है, और उन्होंने हर जगह पे अप्लाई करने की कोशिश की। मुस्लिम वर्ल्ड, जरीन कह रही हैं, मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीब्यूट्स 2% ऑफ देयर जीडीपी टू यूएनओ एंड अमेरिका गिव्स 25% अलोन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखा ना, फिर स्टेक होल्डर्स की बात आ जाती है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी तरीके से टॉलरेंस, हॉरर्स ऑफ वॉर, एक्सट्रीमिज्म और डेमोक्रेसी, इसके ऊपर आपको सप्लीमेंट्स तैयार होने चाहिए। एक मैं आपको बात बताऊं कि अपना एक पर्सपेक्टिव भी बनाएं। देखिए वो मैं पर्सपेक्टिव आप पे थोपना नहीं चाहता, अपना पर्सपेक्टिव, लेकिन एक गुजारिश है जो मैं आपसे करना चाहता हूं, वो ये कि पाकिस्तान के मुतालिक ना हाय हाय करना छोड़ दें, और पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है ये कहना भी छोड़ दें। हर मुल्क के अंदर खामियां हैं, हर मुल्क के अंदर राइट लेफ्ट विंग्स होते हैं। ऐसे में उसने चेक ये करना है कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आप कैसे जाते हैं। और ये मैं हर ग्रुप से यही कहता हूं कि ये जो नैरेटिव हमारे मुल्क के मुतालिक एक सेकुलर तबका देता है कि तबाही मच गई, बर्बादी हो गई हर तरफ, औरत की जो है ना वो इज्जत नहीं है, औरत की अहमियत नहीं है,
और करप्शन बहुत ज़्यादा है और टेररिज्म बहुत ज़्यादा है और डिवोर्सेस हैं और सुसाइड हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो किस मुल्क में ऐसा नहीं है? तकरीबन हर मुल्क में ऐसा है। या जो मुल्क इससे आज़ाद हो गए हैं इन प्रॉब्लम से, तो पहले तो ऐसा होगा। तो पूरी जो नस्ल इंसानी है, जो ह्यूमन रेस है, ग्रेजुअली सिविलाइज्ड हुई है ना। बस कुछ जो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो पीछे रह गए हैं अब, और कुछ आगे निकल गए हैं। जो पीछे रह गए हैं वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका नैरेटिव है, उसके अंदर मैं चाहता हूं कि वो कॉम्बो होना चाहिए रियलिज्म का और ऑप्टिमिज्म का। तो ना मैं पेसिमिज्म पसंद करता हूं और ना ही एक नॉर्मल गवर्नमेंट जो होती है, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट जो होती है, वो पेसिमिज्म पसंद करती है। मैं से मुराद हम ह्यूमंस। तो जब आप नैरेटिव बनाते हैं अपना एक, उसके अंदर जो मैं बेहतर समझता हूं कि पाकिस्तान जैसा भी है मेरा मुल्क है। अब हर कोई यहां से भागना शुरू कर देगा तो फिर कौन रहेगा इस मुल्क में? हर कोई अगर अपनी स्किन सेव करने के लिए, इफ एवरी पर्सन थिंक्स ऑफ हिज ओन स्किन, तो फिर कौन रहेगा? तो आप जो फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप लोगों ने जो प्रॉब्लम सामने आते हैं उनको सॉल्व करना है ना। तो इसीलिए यही एक अप्रोच ऐसे में भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहें कि कोई इशू है ही नहीं। मैंने कहा है कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए रियलिज्म का और ऑप्टिमिज्म का। रियलिस्टिकली बताएं कि ये इश्यूज हैं और ऑप्टिमिस्टिकली उसे हल करने की तरफ लेकर जाएं। ये मैं गुजारिश कर रहा हूं। तो सिर्फ डार्कर एस्पेक्ट देखना और सिर्फ उन चीज़ों को ढूंढना कि जिसमें मजहब की जिल्लत होती हो और जिसमें नेशन की जिल्लत होती हो, जिसमें लिसानियाती बुनियाद के ऊपर एक दूसरे की जिल्लत की जाती हो, या ढूंढ ढूंढ कर ऐसे एस्पेक्ट्स तलाश करना, ये गलत है। तो आपकी एक प्रॉपर अपनी आवाज होनी चाहिए। और वो मेरी नजर में जो मेरी आवाज है वो यही है कि मुझे अपने मजहब से प्यार है, इस्लाम से प्यार है मुझे, क्योंकि वो मेरा मजहब है। मुझे अपने मुल्क से प्यार है क्योंकि वो मेरा मुल्क है। और मुझे यहाँ के लोगों से भी मोहब्बत है। ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इनको ठीक करने का हम बेड़ा उठाएंगे ना। तो ये जो 10 चीजें थी, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो जैन साहब ने जो बात की है उसके लिए मैं यही गुजारिश करूंगा कि अब सोर्सेज जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। अगर मीडिया जो है जो रिपोर्ट्स दे रहा है, क्योंकि रिपोर्ट जो हम तक पहुंचती है थ्रू मीडिया पहुंचती है ना, तो ऐसे थिंक टैंक्स भी बैठे हुए हैं जो कि अदरवाइज पिक्चर भी हमें दिखाते हैं। अब जो करंट सिविलाइजेशन चल रही है वो रियलिस्टिक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सिंगल साइड की रिपोर्ट ही मिले। तो रिपोर्ट का जो नैरेटिव वो बयान कर रहे हैं उन पे बड़े स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स भी बैठे हैं और आप खुद भी क्रिटिक्स हो। तो लिहाजा मैंने बड़ी सादा सी बात की है कि अगर मैं यही बात कर लेता हूं कि यूएनओ की रिपोर्ट में कहा जाता है कि सब अच्छा है, लेकिन आपको अदर पिक्चर भी दिखाई जाती है। कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज ऐसे हैं, कुछ ऑथेंटिक मीडिया के सोर्सेज ऐसे हैं कि जो आपको कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके आपके पास एक टू साइडेड
व्यू टू आ गया ना? मतलब अब मीडिया या ये जो डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स होती हैं ये ह्यूमंस को बेवकूफ नहीं बना सकती हैं अब। और सबसे बड़ा जो एक थ्रेट आया है वो सोशल मीडिया आया है। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक चेक लगाया है सोशल मीडिया ने। तो जब आप लोगों को दोनों एस्पेक्ट्स पता चल रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि न्यूज़ जो है ये फेक है या नहीं, तो इसके ऊपर फिर आपका नैरेटिव क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो मैंने पहले अर्ज किया था, रियलिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। जब मैं रियलिज्म की बात करता हूं तो मैं दोनों साइड्स की बात करूंगा कि यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक यूएनओ सब अच्छा कर रही है, लेकिन जो इम्पार्शियल क्रिटिक्स हैं उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें मुझे ऐसे में लिखनी होंगी। और फिर एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी देना होगा कि अगर यूएनओ अपनी कारकर्दगी को मैनिपुलेट भी कर रही है तो अब इस चीज को कैसे फिर एड्रेस किया जा सकता है। ठीक? तो किसी किस्म का कोई भी जब आपके सामने इशू आता है, रियलिस्टिकली बयान कीजिए और ऑप्टिमिस्टिकली सोल्यूशन दीजिए, अगर ऐसा है भी तो, जो कि आपको अफसर बन के भी करना है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये 12 जो एस्पेक्ट्स हैं इनको तो आपने रेडी करना ही करना है, ये 12। उसके बाद जो 10 सप्लीमेंट्स मैंने बताए हैं आपने उनको भी रेडी करना है अगर टाइम मिले तो। ठीक? ये, और इनको मैंने लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशनल सप्लीमेंट्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक हैपनिंग या एक ऑब्जेक्ट या एक इवेंट या एक सेइंग पे डिफरेंट अंदाज में अपनी राय देना, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखना। इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, यानी टू क्रिटिसाइज, टू कमेंट मल्टी डायमेंशनली, डिफरेंट एंगल में जाकर देखना। अच्छा, अब हुजूर ये तैयार करने के बाद, ये मैं आपको भेज रहा हूं आज, ये आपको आपके पास पहुंच जाएंगी चीजें सारी। जैसे कि एक और मिसाल, आखिरी मिसाल देता हूं, जैसे मॉडर्नाइजेशन पे क्या तैयार करना चाहिए आपको। व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? ये मॉडर्निज्म है क्या? ठीक है? क्या इससे मुराद जदीद निज़ाम तालीम है, जदीद सोचें हैं, ये है क्या? मैंने एक जगह पे पढ़ा था, कई डेफिनेशन इसकी देखी, एक जगह पे पढ़ा था, मॉडर्निज्म इज टू वेलकम न्यूनेस। मॉडर्निज्म इज टू वेलकम न्यूनेस। तो नएपन को खुशामदेद कहना मॉडर्निज्म की डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन है। फिर इसके प्लेजर्स क्या हैं, इसके हेवॉक्स क्या हैं, इसके डिलेमास क्या हैं, यूटिलिटेरियनिज्म और मॉडर्न मैन क्या है, मटेरियलिज्म और मॉडर्निज्म क्या है, यानी मॉडर्न मैन की जो अचीवमेंट्स हैं वो भी, और मॉडर्न मैन को जो नुकसानात हुए हैं वो भी। ये चीजें बताने के बाद, ये चीजें तैयार करने के बाद, ये मैं शुरू में स्टैटिस्टिकल डाटा और एक गाइडलाइन आपको देनी थी। अब हम आते हैं मेन ऐसे की तरफ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को 3-4 रोज से बताता आ रहा हूं कि ऐसे असल में दो चीजों का नाम है। ऐसे के दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, एक डाटा और एक आपके कमेंट्स। डाटा अभी जो मैं ऊपर बता के आया हूं कि ये चीजें रेडी कर लो, तैयार कर लो, खबरों की कटिंग रखा करो अपने पास, ये एक्सटर्नल सप्लीमेंट है जो कि आपको ऐसे के अंदर डालना होता है। और वैसे भी
जब हमने एग्जामिनर की वो रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी तो कहता है कि रिसर्च बेस्ड नॉलेज चाहिए। तो रिसर्च बेस्ड नॉलेज यही है ना कि आप उसका ऑथेंटिक डाटा जो है वो तैयार करो। ठीक। अच्छा, फिर जब डेटा है तो ऐसे ये भी नहीं है कि यू जस्ट जॉट डाउन एंड मेक योर ऐसे अ पिक्चर गैलरी ऑफ डेटा ओनली, ऐसा भी नहीं है। डेटा को फिर जोड़ा जाता है अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ, उसके ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं। और कमेंट्स किस तरह किए जाते हैं, इसमें आप आज़ाद हो बिल्कुल। कमेंट्स कैसे कि आज़ाद कैसे हो, अपने आपने हर कमेंट अपने टॉपिक के मुतालिक टॉपिक के मुताबिक करना है। यानी आपने कमेंट्स में अपना रुख ऐसा रखना है कि वो आपको पलट पलट के टॉपिक के ऊपर लेके जाए, आपके स्टांस के ऊपर लेके जाए। तो जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन होती है ऐसे के अंदर, डाटा को ऑर्गेनाइज क्या चीज करती है, वो आपके कमेंट्स करते हैं। ठीक है। डाटा जो है वो मतलब वैसे तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसके डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट सोर्सेस को ऑर्गेनाइज जब आप करते हो, एक ऐसे में पिरोते हो, अपने कमेंट्स के साथ पिरोते हो। ठीक। तो ये दो चीजों का नाम है जी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे का है। और स्ट्रक्चर में मैं तीन चीजें बताता हूं, इंट्रोडक्शन, मिडल, उसकी बॉडी जिसको कहते हैं, या आर्गुमेंट्स जिसको कहते हैं, जिसमें पैराग्राफ आते हैं, और उसका एंड। तीन पार्ट्स हैं ऐसे के। पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है इसे। पिछले 5-10 साल के एसेस का एनालिसिस करना मुश्किल है बस। एक ये चीज टफ है, और दूसरी चीज टफ ये है कि ऐसे को स्टार्ट कैसे किया जाए, स्टांस कैसे लिया जाए। अब स्टार्ट करने के मैं आपको 2-3 मेथड बता दूंगा, और फिर एक चैलेंज आता है कि ऐसे को एंड कैसे किया जाए। बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो चैलेंजेस आते हैं वो यही आते हैं ना मेनली। अब मैं बात कर रहा हूं कि जिन बच्चों का ग्रामर ठीक है, और अब मैं बात कर रहा हूं कि जिन बच्चों के स्पेलिंग ठीक है। तो स्पेलिंग और ग्रामर से अब हम बढ़ के बात करते हैं। अगर तो स्पेलिंग और ग्रामर का इशू है, फिर तो आप उन्हें सही करो पहले, फिर हम आगे बात चलाएंगे कि ये मैं क्या पढ़ाने लगा हूं। अच्छा, आप एक जनरल गाइडलाइन की तरफ जाते हैं। वो ये है कि ऐसे में 2500 से 3000 वर्ड्स होते हैं जो कि उनकी डिमांड है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या मैं 2500 से 3000 वर्ड्स लिख सकता हूं? मेरा सवाल ये है। मैं से मुराद स्टूडेंट्स। एक मिनट बेटे होल्ड कीजिएगा जरा। जी हुजूर, मेरी बात सुन रहे हो ना आप लोग? अच्छा जी। अब आपके जिम्मे जो मैंने काम लगाना है वो ये लगाना है, हाँ, हिकमत इजी नेम है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये था, अब हम आ रहे हैं जनरल गाइडलाइंस की तरफ, और इसके बाद डायरेक्टली ऐसे पे जाएंगे। अब जो उसकी एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि 2500 से 3000 वर्ड्स लिखो, तो क्या मैं लिख सकता हूं? अब मैंने खुद ये फैसला करना है। देखें, मैंने जैसे आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि 1200 से लेके और 2400 तक मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसे लिखा है वर्ड्स का, और 1200 वाला स्टूडेंट भी पास है और 2400 वाली स्टूडेंट भी पास है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को अपनी नेचुरल स्पीड पता है पहले। तो अब आपके जिम्मे काम ये है कि आपने कल अपनी जो नेचुरल स्पीड है वो पता करनी है। यानी आप 1 मिनट में देखो कि कितने वर्ड लिखते हो। अभी देखो, लगाओ स्टॉप वॉच, अभी देखो। चलो शाबाश। तो अभी आप लोगों से मैंने 1 मिनट में आपके वर्ड काउंट करवाए हैं कि कितने लिख सकते हो आप, ठीक है। और फिर मिनिमम मैंने वर्ड्स उठाए हैं वो हैं 20, 18 भी वही है। अच्छा, अब फरिया कह रही है कि अब ठीक है सर, अब तसल्ली हो गई, चलें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 घंटा 1 आवर भी टॉपिक सिलेक्शन में और जिसको कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगाते हो, हम्म, और डाटा को इकट्ठा करने में लगाते हो, तो 2 घंटे अगर आप अपना देते हो, 2 आवर्स एसे को, और आप अच्छा, राना नासिर भी कह रहे हैं हौसला हुआ है, और आप 1 मिनट में 20 वर्ड्स भी लिखते हो, जैसे कि ये मतलब 15-18 लफ्ज जो है ना, ये स्लोएस्ट वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब है सोच सोच के, तसल्ली तसल्ली से भी आप लिखते हो, तो आपका जो ऐसे है वो 2400 वर्ड्स का जाता है। इसका मतलब कि सोचने का बहुत टाइम है हमारे पास। इसका मतलब है कि आप लोगों को ट्रेनिंग ही 2 घंटे की देनी है मैंने। यानी कि 1 मिनट में अगर आप 20 वर्ड्स लिखते हो तो 1 तो 1 आवर में आप 1200 वर्ड लिखोगे, और 2 आवर्स में आप 2400 वर्ड्स लिखोगे। यानी आप 2000 तक क्रॉस करोगे ना, ठीक। और 2000 प्लस का जो ऐसे लिखा होता है वो अच्छा खासा जानदार तगड़ा ऐसे होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल जरीन ऐसे ही है। अब जिन बच्चों की स्पीड 30 है, 40 है, 55 है, आप लोग तो मतलब आराम से चिल करके, सोच के, कनेक्ट करके बहुत मजेदार किस्म का ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो यहां तक आज हम बात अपनी खत्म करते हैं। वर्ड काउंट से कुछ तसल्ली हुई है तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को चंद एक मजे मजे की बातें बताऊंगा, और फिर ऐसे को हम सिंपली 3 पार्ट्स में तकसीम कर लेंगे, बिगिनिंग, मिडल, एंड। बिगिनिंग के 2-3 मेथड्स बता दूंगा, उसी तरह ही बिगिनिंग होती है हर ऐसे की, और एंड भी उसी तरीके से होता है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।